नमस्कार सभी बच्चों को। बच्चों, ये वीडियो जो बच्चे अभी 10th क्लास में हैं और जो 10th क्लास का भी एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उन सबके लिए वीडियो है। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं 10th के बाद जो आप सब 11वीं क्लास 11th क्लास में जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जो स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, साइंस है, कॉमर्स है या आर्ट्स है या वोकेशनल स्ट्रीम है, तो इन सब स्ट्रीम के अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं स्पेशली इकोनॉमिक्स की बात करूंगा। मैं सिर्फ अर्थशास्त्र की बात करने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स हिंदी में हम उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। नाम भी बहुत यूनिक है। अब इंग्लिश में इकोनॉमिक्स और हिंदी में अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब, अर्थ का मतलब पैसा और शास्त्र का मतलब मैनेज करना, पैसे को मैनेज करना, रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना ही इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिक्स का बहुत पुराना इतिहास है, आजकल का नहीं है। हम इकोनॉमिक्स को जब पढ़ने के लिए जाएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड। तो हम आज जो बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और 11वीं क्लास में जो बच्चे इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट सिलेक्ट करने वाले कौन कौन कर सकता है? तो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट है। जो आर्ट्स स्ट्रीम जो ह्यूमैनिटीज है उनमें ये सब्जेक्ट के तौर पर आता है। पर ये सब्जेक्ट आपको कॉमर्स के बच्चे भी, कॉमर्स के एक मेन सब्जेक्ट के तौर पर इसको कंसीडर किया जाता है। आर्ट्स में तो है ये सब्जेक्ट, प्लस में साइंस के स्टूडेंट भी इसको पढ़ते हैं एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर। तो ऐसा नहीं है, पर ये मेनली आर्ट्स और कॉमर्स में नजर आता है। प्लस में इकोनॉमिक्स कौन ले सकता है? बेसिकली इसके लिए जो स्कूल के पास अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। मैथ्स में कुछ वो 55 60 65 मार्क्स वो मांगते हैं मिनिमम, वो हर साल बदलता रहता है। वो आगे से ही सीबीएसई से आता है कि कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता। पर मैथ के मार्क्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है इकोनॉमिक्स लेने के लिए। प्लस में इकोनॉमिक्स किसी के कहने सुनने से नहीं लेना है। अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ पेपर पास करने के, अगर आप इसको सब्जेक्ट के तौर पे लेना चाहते हो तो मत लीजिए, मेरा क्लियर सजेशन होगा। पर आपको सीखना चाहते, क्योंकि देखिए किसी भी फील्ड में आप हैं और आपको अपने रिसोर्सेज तो मैनेज करने हैं ना भाई। आप अगर कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, उस पैसे को सही तरीके से कैसे मैनेज करें, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें, कहां खर्च करें, कहां खर्च ना करें, ये सारी चीजें हमारे लिए डे टू डे लाइफ में इकोनॉमिक्स की यूज हम ऐसे ही समझ सकते हैं। जैसे बच्चे के जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक ये जो पूरा सफर है, इस पूरे सफर में इकोनॉमिक्स का हर जगह यूज है। बाजार जाते हैं वहां भी इकोनॉमिक्स है। डिमांड, सप्लाई, ये टर्म्स आप सुनते होंगे। प्राइस, कॉस्ट, ये वर्ड सुनते होंगे। ये सब कहां है? ये सब के सब इकोनॉमिक्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो हम यहां पर उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स हमारी डेली रूटीन में, हमारी जो दिनचर्या होती है, हमारे जो डेली का काम होता है, काम काज उसमें कैसे जुड़ा हुआ है। हम उससे इकोनॉमिक्स से बचते नहीं है। हम साइंस लेकर भले पढ़ ले, हम इकोनॉमिक्स हमारे साथ है वहां भी। और जो बच्चे स्पेशली इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो अपने देश दुनिया को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पे आप देखते होंगे जीडीपी वर्ड बहुत आता है, बजट का वर्ड बहुत आता है। ये बजट सब कहाँ हम डिस्कस करते हैं? बजट सबके बारे में पढ़ाई लिखाई कहाँ करते हैं? इकोनॉमिक्स में करते हैं। यहाँ पर सामान का बेचना, खरीदना, एक देश से दूसरे देश सामान भेजना, मंगवाना, कहाँ बात करते हैं? सब इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। अब हमारे लिए क्या है, 11th 12th में एक इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स का लेकर। इसका तो एक लंबा चौड़ा काम है। हम 11वीं में, हम यहाँ से 9th से हमारे लिए इकोनॉमिक्स शुरू हो जाता है। 9th में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। 9th में जो इकोनॉमिक्स पढ़ा वो बेसिक इकोनॉमिक्स है, जिसमें आपने आपका एक सब्जेक्ट है एसएसटी का, सोशल स्टडी में एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स है। और एसएसटी के साथ वो 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स भी था। 10th में भी आपने पढ़ा। पर 11वीं क्लास के बाद इकोनॉमिक्स का सफर अलग हो जाता है, वैसा नहीं रहता। पर धीरे धीरे 11वीं 12वीं, देन आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, इस तरह से प्रोसेस है। आप इकोनॉमिक्स में आगे बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अगर हम 11वीं की बात करें तो 11वीं क्लास में बच्चों हमारे पास जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं इकोनॉमिक्स, ध्यान से देखिएगा, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। एक वर्ड इकोनॉमी भी होता है, ये तो हम क्लासेस में जरूर बात करेंगे इन सब। एक वर्ड होता है इकोनॉमी, ये वर्ड भी है। तो ये दोनों वर्ड अलग है, सेम नहीं है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम है जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, अपने इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को डील करने के बारे में सीखते हैं। कैसे हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, मेन जो हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है वो है रिसोर्स लिमिटेड है, हमारे वांट्स अनलिमिटेड है। ये वर्ड्स आपने सुनते हो, पर हम इसको अलग अलग तरीकों से बोलते रहते हैं। तो इन सब चीजों को कैसे समझना है, इसको डील कैसे करना है, ये हमें इकोनॉमिक्स सिखाते हैं। रिसोर्स लिमिटेड, रिसोर्स अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स एंड देन आफ्टर अल्टरनेटिव यूजेस, ये सब चीजें हैं। तो इसको कैसे अपने को टैकल करना है, ये इकोनॉमिक्स में हमें सिखाया जाता है। पर इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक जगह से है। जैसे आप वर्ड सुनते हो ना, इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, ये वर्ड इकोनॉमी किसी न किसी देश के साथ जुड़ा होता है। इकोनॉमी का मतलब किसी जगह से है जहां पर क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स, हम सब, आप सब रहते हैं, वहां कामकाज करते हैं, अपने लाइवलीहुड के लिए इनकम जनरेट करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। तो उसको हम इकोनॉमी कहते हैं, जहां पर ये कामकाज होता है। ठीक है, तो इकोनॉमी अलग चीज है और इकोनॉमिक्स अलग चीज है। तो हम बात करें इकोनॉमिक्स की, इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को 11वीं क्लास में 2 सेगमेंट में देखा गया है, 2 हिस्से होते हैं। मैं स्पेशली अभी 11वीं के जो 11वीं बच्चे लेने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, उनके लिए वीडियो है प्रॉपर। अब मैं थोड़ा सा 12वीं क्लास को भी टच करूंगा, ताकि 11वीं के बाद 12वीं में जब वो बच्चा इकोनॉमिक्स को कैसे देखता है वो भी समझ लेगा। तो इकोनॉमिक्स में जो हमारे पास 2 पार्ट है, क्लास 11 में 2 किताबें हमें पढ़ने को मिलती है 11वीं क्लास में। जो पहली किताब है अपने को माइक्रो इकोनॉमिक्स है। क्या बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स है फर्स्ट, एंड सेकंड वन इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, अब ये जाना माना वर्ड आपको दिख रहा होगा, स्टैटिस्टिक्स है ना। ये तो चैप्टर पढ़ा था हमने ना, तो ये चैप्टर 9th 10th में आपने स्टैटिक्स पढ़ा है, 7th 8th में इसको डाटा हैंडलिंग के नाम से आपने पढ़ा है, ये वही चीज है। पर ये स्टैटिक्स एक चैप्टर नहीं है, अपने आप एक पूरा कंप्लीट किताब है, 13-14 चैप्टरों का किताब है, जिसमें आपको क्लास
क्लास 7 से लेकर, एक्चुअल में आपको कहूं तो मैं यहाँ पर 7th ही लिख लेता हूँ, 7th क्लास से लेकर 10th क्लास तक में आपने जितनी भी चीजें पढ़ी है उस सब का सम अप आपको मिलेगा स्टैटिक्स में। जो चीजें भी आपने पढ़ी सब कुछ आपको यहाँ स्टैटिक्स में देखने को मिलेगा। ठीक, अब कुछ नया मिलेगा, कुछ नया मिलेगा तो ऑब्वियसली आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का तो नहीं पढ़ेंगे, पुरानी चीजें तो होंगी होंगी, नई चीजें बहुत सारी होंगी सीखने को। तो ये स्टैटिक्स के अंदर में बहुत इंटरेस्टिंग है, न्यूमेरिकल बहुत है इसके अंदर में, न्यूमेरिकल और थ्योरी का मर्जर है। अब देखिए अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर है, सीधी सी बात है, 100 मार्क्स का ही पेपर होगा, जैसे बाकी सब्जेक्ट होते हैं ये 100 मार्क्स का है। इसके भी दो सेगमेंट है भाई, देखो पहले तो 80 नंबर अलग कर दो, 80 नंबर का हो गया भाई आपका जो एग्जाम होता है, और 20 मार्क्स का यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लो, 20 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रोजेक्ट होगा आपका। तो पेपर तो आपके 80 नंबर का ही होने वाला है, 80 नंबर का पेपर है, 20 नंबर का प्रोजेक्ट है। अब ये 80 नंबर के दो टुकड़ों में बटा पड़ा, ये हो गया भैया 40 नंबर का और ये हो गया आपका 40 नंबर का। अब ये जो 40 नंबर 80 नंबर हो गया। अब इस 40 नंबर की अगर हम बात करें थोड़ा सा कि हमें किस तरह से हम अपनी चीजों को समझते बोलते हैं, तो ये 40 नंबर में लगभग 20 to 25 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल होते हैं, और एक्चुअल में 20 to 25 मार्क्स के न्यूमेरिकल यहीं से नहीं है, इसमें कुछ नंबर हमें माइनस करना पड़ेगा अभी। ये न्यूमेरिकल इसमें जो है टोटल 80 में 20 to 25 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। इस 40 में आपका लगभग 15 से 15 नंबर, लगभग 12 से लेकर 15 नंबर तक के बीच में आपका न्यूमेरिकल, 12 से 15 नंबर का न्यूमेरिकल इस स्टैटिक्स से निकल के आता है। ठीक है, हम चैप्टर बाय चैप्टर जाएंगे तो हम अलग से बताएंगे इस बारे में डिटेल में, अभी बस रफली आपको बता रहा हूं। तो लगभग आपका यहाँ बच जाता होगा कि जिस हिसाब से हम बात करें तो लगभग 35 नंबर, 30 से 35 नंबर आपकी मान के चलिए इसमें, सॉरी ये हो जाएगा आपका 25 से लेकर 40 नंबर तक, आपका 25 से 20 से 25 हो जाएगा ना आपका, हाँ 20 to 25 नंबर, 20 to 25 मार्क्स का 25 मार्क्स आपका यहाँ 28 होना चाहिए, तो 20 to 25 मार्क्स मान रफली ये आपका स्टैटिक्स में चला जाएगा, 20 से 25 नंबर स्टैटिक्स में हो जाएगा। अब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर थ्योरी के पोर्शन में अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो का मतलब पहले समझ ले, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो क्या हुआ है कि इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में बांटा गया, इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स जहां पर हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, जब हम अपनी बात करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल, जैसे मैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हूं, आप एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, तो इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, इंडिविजुअली बात करते हैं ना, माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे हम बात करते हैं। अब मैक्रो का मतलब होता है और बड़े पैमाने पे बात है, ग्लोबली जब हम बात करते हैं मैक्रो, तो मैक्रो जो किताब है अपने को 12वीं में पढ़ना है और माइक्रो जो किताब है अपने को 11वीं में पढ़ना है। ठीक है, तो माइक्रो किताब के अंदर जो आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल का जो एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, तो इसमें आप मानकर चलिए अपने पास जो थ्योरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से, ये लगभग आप मैक्सिमम चलेंगे ना तो 8 नंबर तक का जाएगा, 8 से 10 नंबर का। तो हिसाब लगा दीजिए चलिए यहाँ पर कि कम से कम आपका यहाँ पर दिख रहा है ना कि 30 से 32 नंबर आपका थ्योरी जाएगा। ये आपका न्यूमेरिकल है, ये आपका न्यूमेरिकल है और ये आपकी थ्योरी है, ये आपकी क्या है, थ्योरी है। तो आपकी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, कोई रटने वाला नहीं, समझने वाली थ्योरी है। स्टैटिक्स के अंदर में ज्यादातर चीजें आपको लगेगा कि रटने जैसा है, हमें याद ही तो करना है, ठीक है, बहुत कुछ समझने लायक नहीं है, हम याद करने लायक आपको ज्यादा चीजें मिलेंगी। बाकी ये जो 12 से 15 नंबर का न्यूमेरिकल और 8 में टोटल में आप देखेंगे सम करेंगे ना तो 80 में आपका 25 से 30 नंबर का, ये 25 नंबर लगभग 30 नंबर तक न्यूमेरिकल चला जाता है। स्टैटिक्स में आपको डायग्राम भी देखने को मिलेगा 3-4 नंबर का, कैसे कैसे डायग्राम में पाई चार्ट जो आपने 8 में पढ़ा, पाई चार्ट, कोई पाई चार्ट यहाँ पे नजर आएगा आपको, हिस्टोग्राम है, पॉलीगन है, ओजाइव है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे बार ग्राफ है, कई टाइप के बार ग्राफ आपने शुरू में बहुत कम 8वीं में बार ग्राफ पढ़ा होगा, 9वीं में पढ़ा होगा आपने, सिंपल बार ग्राफ पढ़ा होगा, यहाँ पर आपको 6-7 टाइप के बार ग्राफ पढ़ने को मिलेंगे। तो बहुत कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बट पॉइंट ये है कि आपको ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग तब लगेगा जब आपका बेसिक मैथ, जो हम कहते हैं ना मैथमेटिक्स से आपका थोड़ा सा लगाव होना चाहिए, जिसको मैथमेटिक्स से लगाव नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन ही है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट्स। इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों कहा गया? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड बात होती है, फॉर्मूला बेस्ड बात होती है, इसलिए इसको इकोनॉमिक्स को साइंस कहा गया। हम कई सारे इकोनॉमिस्ट को यहाँ पे पढ़ेंगे, हम अलग अलग इकोनॉमिस्ट के अपने डेफिनेशंस को समझेंगे, जानेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है हमारा जो आपका क्लास 11वीं का जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। तो बहुत ध्यान से आप सब, हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। अभी एक छोटा सा एक बेसिक वीडियो था जिसमें हम बता रहे हैं आपको कि इकोनॉमिक्स, माइक्रो और स्टैटिक्स में क्या क्या मार्किंग है, कितने चैप्टर है। तो ये दो किताबें हैं, इसमें जो चैप्टर होंगे लगभग 12 से 13 चैप्टर इसमें भी है। हम चैप्टर के नाम की डिस्कशन अभी नहीं रहे, यहाँ भी हमारे पास कुछ बहुत 13-14 चैप्टर है, तो हम इन्हीं चीजों की बात करेंगे और आने वाली वीडियो में और डिटेल करूंगा। 2-4 वीडियो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा समझना चाहते हैं क्या है क्या नहीं है, और जो बच्चे हमसे हमारे से जुड़े हुए हैं 10th क्लास में इस सेशन में, उन बच्चों को यहाँ काफी हेल्प हो जाएगा, और ताकि वो सोच सकें कि इकोनॉमिक्स उनको लेना है या नहीं लेना है। फोर्सफुली नहीं लेना है सब्जेक्ट, अगर आप सच में इंटरेस्टेड है पढ़ने को तभी आप लीजिएगा। बाकी हम 1-2 वीडियो और अपलोड करेंगे आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।